दोस्तों एफबीआर ने साल 2026 की टैक्स रिटर्न फाइल करने का पूरा तरीका बदल दिया है, जिसकी वजह से अब न्यू फॉर्म, न्यू हेड ऑफ इनकम्स एंड ए वेरी डिफरेंट फॉर्म दे दिया गया है। पिछले सालों से तो बहुत ही डिफरेंट है। आईआरएस में लॉगिन करते वक्त सबसे पहले आपको एक इशू फेस करना पड़ेगा, जो आगे चल के आईआरएस में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप सबको एक इशू फेस करना पड़ेगा फिलहाल, जो कि आपके प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में है। उसको कैसे हल करना है मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। आईआरएस पर आके जैसे ही आप 2026 का फॉर्म के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप में से बहुत से लोगों के सामने ये नोटिस आ जाएगा दैट आपका प्रोफाइल जुलाई 2025 से अपडेट नहीं है, इसको अपडेट करें। एंड विदाउट अपडेट किए ये आपको रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। यहाँ आपने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ देखें तो आप में से बहुत से लोगों का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग होगी। किसी का इनकम सोर्स नहीं होगा, किसी का एड्रेस मिसिंग होगा, किसी का बैंक अकाउंट नहीं होगा, किसी का एम्प्लॉयर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ आपने देखना है कि आपके रेलिवेंट कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको यहाँ पे आपने अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे इनका एड्रेस मिसिंग है तो हम एड्रेस को यहाँ पे अपडेट करते हैं। इस बटन पर क्लिक करें एंड यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी। नीचे से ओके का बटन दबाएं एंड डन। ऊपर से आप वेरीफाई का बटन दबाकर अपनी पिन एंटर करें एंड ये अपडेट हो जाएगा। अब जब आप वापस आईआरएस के डैशबोर्ड पर आएंगे तो ये आपको 2026 का फॉर्म लेने की इजाज़त दे देगा। तो जैसे ही ये प्रोफाइल अपडेट वाला इशू हल होगा देन आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ जाना है। अगर तो आप पहले रिटर्न फाइल करते रहे हो तो किसी हद तक, एंड अगर नहीं किया फिर तो डेफिनेटली आपको कुछ परेशानी होने वाली है इस 2026 टैक्स ईयर फाइल करने में। एफबीआर का ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू टैक्स रिटर्न वेरी केयरफुली। मैंने इस वीडियो में एक पूरा प्रैक्टिकल वे में आपको सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताया है, जिसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपनी रिटर्न को अच्छे से फाइल करने में कामयाब रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको तसल्ली से देखें, कोई पार्ट स्किप ना करें, बिकॉज ये न्यू सेटअप है तो आपको इसके हर एक चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, 2026 की टैक्स रिटर्न में हर एक हेड को अलग कर दिया गया है। बिकॉज पहले क्या होता था कि एक नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म था जिसमें सब कुछ एक ही जगह पर दिया गया होता था और डिफरेंट कैटेगरी के लोग उसमें अपने हिसाब से एंट्री करके एक कामयाब रिटर्न फाइल कर लेते थे। बट साल 2026 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर एक हेड, हर एक सेक्शन, हर एक इनकम सोर्स अलग अलग मिलेगा, जिसको अपने रिटर्न में उसके मखसूस जगह पे ऐड करना होगा। और चाहे तो शुरू में भी इसको ऐड कर सकते हैं या बाद में भी, ये मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिटर्न का। डोंट वरी, मैं आपको एक एक हेड के बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है। फॉलो दिस वीडियो विद मी। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ उस बंदे की रिटर्न को देखेंगे जिसकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आती है, उसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और इसके बाद आने वाली वीडियो में हम इस नई फॉर्म के ऊपर मौजूद हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह के सैलरी वाले लोगों में शामिल हो सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोग जो महीने की सैलरी लेते हैं। उनके लिए ये तरीका है और ये वीडियो उनके बारे में है। आई होप साल 2026 की ये जो सब कुछ चेंज हुआ है इसके बारे में मैंने जो आपको थोड़ी सी बातें गाइड की हैं, आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए आप टैक्स रिटर्न को शुरू करते हैं। जब आपका वो इशू खत्म हो जाए प्रोफाइल वाला या रजिस्ट्रेशन वाला, तो फिर आपने आ जाना है यहाँ पे टैक्स रिटर्न पे। इस पर आपने क्लिक करना है। साल 2026 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आपने चूज़ कर लेना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आके देखें तो आपको एक बिल्कुल न्यू स्क्रीन मिलेगी जो पहले कभी नज़र नहीं आई। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने शुरू में ही डिफाइन करना है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आपका जो रिटर्न वाला फॉर्म होगा वो बिल्कुल उसी के हिसाब से ओपन होगा। उसमें कोई दूसरा हेड, कोई इधर उधर की चीज़ नहीं होगी। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इसको समझ लें। जैसे अभी हम सैलरी इनकम की कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपकी सैलरी के अलावा प्रॉपर्टी से भी है तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से है तो इसको भी, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी हैं, बिजनेस भी है आपका साथ में, तो आप इसको भी ले सकते हो। और अगर आपकी इनमें से कोई भी इनकम नहीं है तो आपने सिंपल, या अभी सिर्फ जैसे स्टूडेंट्स के लिए होती है या नील रिटर्न होती है, तो आपने सिंपल यहाँ पे नो इनकम करना है, तो ये उस हिसाब से फॉर्म ओपन करेगा। अभी हम लेते हैं सैलरी वाला, और ये जो जितने भी ऐड हैं सारे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इनको कैसे साथ साथ अटैच करना है। और आने वाली वीडियोज़ में भी इन सभी हेड्स पर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। ये चूज़ करने के बाद नीचे से आपने ये बताना है कि आप आया ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी, बिकॉज 183 डेज़ का क्राइटेरिया होता है। अगर आप 183 डेज़ पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो आप रेजिडेंस कंसिडर होंगे, अगर बाहर होंगे तो फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तान होंगे। तो अगर आप एक रेजिडेंट है तो आपने येस पे चूज़ करना है, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो फिर आपने नो पे चूज़ करना है। और इसके बाद नीचे से आपने ये स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है।
कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। तो ये देखिए सामने पहले जो स्क्रीन आई है ये आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही होगी, बट डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे ये सिंपल वही फॉर्म है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया। वैसे ही हमने रिटर्न में सैलरी बतानी है जैसे हर साल बताते हैं, वही ऐड है यहाँ पे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो नया यहाँ पे क्या है, नया है यहाँ पे ये ऐड एम्प्लॉई डिटेल्स, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जिसके पास आप काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट है, आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका डिपार्टमेंट है, उसका नाम यहाँ पे आपने ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एजुकेशन कर देता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको यहाँ पे अटैच कर देगा। अभी ये इसको सर्च कर रहा है तो ये देखिए इसने दिखा दिया है। एजुकेशन के रेलिवेंट जितने भी होंगे उसको आपने यहाँ से देख के चूज़ कर लेना है। जो भी आपका रेलिवेंट होगा, जो भी सिटी के हवाले से होगा, आपने उसको देखना है। इस पर आपका 5-10 मिनट लगेंगे चूज़ करने में, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास सर्च वैल्यू नहीं है जिससे वो निकल के बाहर आ जाए। या ये हो सकता है कि अगर आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से रब्ता करें तो उनके पास ये कोड मौजूद होता है जिसको एनटीएन नंबर भी कहते हैं डिपार्टमेंट का, जिसके ऊपर उनका टैक्सेशन में सब कुछ होता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी और सरकारी में भी ये ऐसे ही चलता है। तो अगर तो आप अपने डिपार्टमेंट से ये कोड ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री करना आसान होगी। वरना आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे लिख देते हैं तो लिखने के साथ ही देखिए जिसने कोड खुद ब खुद ले लिया और यहाँ पे जी अटैच हो गया है। तो आपने सिंपल इसको ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे तो ये देखें ये आपको यहाँ पे एम्प्लॉई ऐड हो गया, आपका एम्प्लॉयर जो है। अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपकी इससे सैलरी कितनी है एक साल की। मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं 13 लाख रुपए एक साल की इनकम है। ये बताना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एफबीआर को पता चलेगा अब कि आप किसके एम्प्लॉई हैं और कौन आपका एम्प्लॉयर है। तो उनमें तो एफबीआर उनसे देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है आपकी सैलरीज और बाकी सारी डिटेल्स। तो इसको यहाँ पे इसलिए ऐड किया है। अब यहाँ पे आपकी सैलरी होगी, नीचे आपके अलाउंसेस है, यानी एक साल में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिले हुए हैं, कोई बोनस वगैरह मिला है तो उसको ऐड कर दें। तो इसके बाद देखें तो नीचे ये पेंशन और एन्युटी का सेक्शन है, यानी अगर आप पेंशन रिसीव करते हैं एक साल में तो जितनी होगी आपकी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर आप इसी साल रिटायर हुए हैं तो कुछ महीने के लिए आपने सैलरी ली थी, उस सैलरी को आप यहाँ बताएंगे और बाकी जितनी आपको पेंशन एंट्री मिली थी वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे। इसके बारे में सैलरी की पूरी गाइड आएगी नेक्स्ट वीडियो में या उसे एक वीडियो छोड़ के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें पेंशन के अलावा और भी बड़े हेड होते हैं जो पेंशन के रेलिवेंट होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी फोकस सिर्फ सैलरी पर रखते हैं। मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। यहाँ पे नीचे आपको ये एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट मिलेगा, यानी एक साल में अगर आपने कोई खुद से खर्चे किए हैं जो डिपार्टमेंट ने बाद में आपको पे कर दिए थे तो उनका खर्चा आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो आपने जितना भी एक साल में किया होगा। नीचे वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट यानी ट्रांसपोर्ट और अलाउंस वगैरह गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलते हैं एक से दूसरी जगह ट्रैवल करने को, टीए कह लें उसको, टीए डीए भी आम जुबान में कहते हैं। अगर वो भी आपको मिलता है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद नीचे है यहाँ पे प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशंस, यानी अगर आपको कोई एडिशनल पे मिली है, आपने कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम किया उसके वजह से आपको एक एक्स्ट्रा पे मिली है या कोई एक्स्ट्रा बोनस मिले हैं उसकी वजह से, तो एक साल में अगर आपके कोई होंगे तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, वरना छोड़ देंगे। और ये सब लिखने के बाद यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें ये एडजस्टेबल टैक्सेस वाले फॉर्म को भी वो यहीं पे इसी में ले आया है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसके नीचे ये फाइनल टैक्सेशन वाले हेड भी मौजूद हैं और ये एवरेज टैक्स वाले भी। यहाँ पे देखें तो पहले क्या होता था कि आपको 149 का जो टैक्स डिक्लेयर करना पड़ता था उसके लिए आपको सेपरेट जाना पड़ता था और टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में, देन वहाँ पे आप 149 ढूंढ के उसके आगे उसके रिटर्न को जो टोटल टैक्स बनता था आपका वो आप डिक्लेयर करते। तो अभी क्या है, अभी आपकी टैक्स सैलरी जो है वो है 13 लाख, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ अलाउंसेस मिले हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिले हैं और आपकी पेंशन भी मिली थी जैसे अभी हमने कैलकुलेशन की है। तो अभी हमने ये देखना है कि हमारा टोटल चार्जेबल टैक्स कितना बन रहा है, हमारी टोटल इनकम जो एक साल में हमने रिसीव की है। तो वो देखने के लिए आपने यहाँ पे चलना है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे देखो तो हमारी टोटल सैलरी जो बनी इस साल की वो बनी है 14,95,000 और उसके ऊपर जो टैक्स चार्जेबल बना या नॉर्मल टैक्स बना वो ये है 38,450। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और वापस ले आना है एम्प्लॉयमेंट एंड देन टैक्स डिडक्शंस में, और यहाँ पे आगे आपने इसके आगे आपने इसको डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर करेंगे तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सैलरी तो 13 लाख है और इसके ऊपर तकरीबन 17,000 रुपये टैक्स है जो इस साल में बन रहा है, तो ये 38,450 क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि आपको जितने भी बेनिफिट्स वगैरह मिले थे वो सेपरेटली उन पर टैक्स लगता है। आपके मेन उसके ऊपर सैलरी स्लिप में उस पर जब आप देखेंगे तो आपको सेपरेटली उसका टैक्स नज़र आएगा। तो उसकी जब फाइनल कैलकुलेशन होती है साल के एंड पे तो वो आपकी सैलरी ही के अगेंस्ट आपको मिलता है। इसलिए आप अगर आप सिंपल एक सैलरी पर्सन है तो आपके जितने भी अलाउंसेस के ऊपर जितना भी आपका टैक्स बनेगा तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ये एक्सेप्ट हुआ यानी इसको देखने के लिए आपने चलना है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे और नीचे कंप्यूटेशन पे।
और ये देखिए ये आपका टैक्स चार्जेबल बन रहा था, और यहीं पे देखा तो विदहोल्डिंग टैक्स क्योंकि होता है ये सारा, तो इसके ऊपर ये आपको जमा भी हो चुका होगा। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे डिक्लेरेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो होगी अब आपकी टैक्स की डिक्लेरेशन सैलरी के ऊपर। अब इसके अलावा जो बाकी ऐड होती हैं उसको देखने के लिए आपने चलना है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे। ये अलाउंसेज एंड रिडक्शंस है। इस सेक्शन में आते साथ ही आपको सबसे ऊपर डिडक्टेबल अलाउंसेस नजर आएंगे, टैक्स रिडक्शन नजर आएगी और टैक्स क्रेडिट नजर आएगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस को देखें तो यहाँ पे सबसे साथ में आपको ये हेड नजर आ रहा है अलाउंसेस का। पहले क्या होता था, पुराने वाले फॉर्म में ये सारी चीज़ें एक ही फॉर्म में सामने नजर आ जाती थी, आप जस्ट अपनी वैल्यू देते थे और वो काम हो जाता था आपका। मगर इस साल 26 से उन्होंने इनको पीछे छुपा के रखा है। ये देखें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें से जो आपके रेलिवेंट होगा आप सिर्फ उसी को लेंगे और वो आपके फॉर्म में ऐड होगा। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट हो जाए या कोई ऐसे प्राइवेट डिपार्टमेंट जिसमें वर्कर्स वेलफेयर फंड मिलता है, तो ये वर्कर्स वेलफेयर फंड को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, और एक साल में आपने जितना ये वर्कर्स वेलफेयर फंड जमा करवाएगा उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह से ये टैक्स रिडक्शन देखें तो टीचर हजरात के लिए टैक्स रिडक्शन अभी से ख़त्म हो चुका है, जो उनको 25% टैक्स रिडक्शन मिलता था। इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 4 से 5 ऐड है बस यहाँ पे। इसमें इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई डाटा होगा तो आप इसको पहले की तरह जैसे मैंने बताया वर्कर वेलफेयर को ऐड किया, आप यहाँ से क्लिक करके ऐड करेंगे, वो सेक्शन सामने आएगा, आप उसमें उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। इसी तरह से ये नीचे टैक्स क्रेडिट का सेक्शन भी है, आपके रेलिवेंट इसमें से जो हो तो उसको आप यहाँ पे लेके ऐड करें, उसमें उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दें। तो इसके बाद यहाँ पे अगला ऐड है यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स का। विदहोल्डिंग टैक्स सेक्शन में है तो यहाँ पे देखिए आपको ये मैंने जो पहले सैलरी वाला ऐड किया था वो नज़र आ रहा है, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे एडजस्टेबल टैक्सेस होते थे, वो सारे कहाँ चले गए हैं। पहले क्या होता था, फॉर्म के ऊपर आपको सामने नज़र आ जाते थे, आप कंट्रोल F करके सर्च भी कर लेते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टैक्स है, उसके रेलिवेंट कौन सा हेड है, तो अब आपको वो खुद से सर्च करना होगा। सर्च करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये सारे हेड जो है वो शो हो जाएंगे। ये देखें, अब आपने खुद से सर्च करना है यहाँ पे ऊपर कि आपको कौन सा सेल यहाँ पे चाहिए। मिसाल के तौर पर सेल फोन है, सेल फोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पे इंटरनेट का बिल भी होता है, उसको करेंगे तो वो भी आ जाएगा, उसको ऐड कर लेंगे। फिर अगर आपका कोई व्हीकल के ऊपर कोई टोकन टैक्स वगैरह दिया तो व्हीकल के लिखेंगे तो उसके रेलिवेंट सारे आ जाएंगे। ये देखें, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे ये होगा कि अगर आपको आपका हेड पता हो, जैसे ये देखें अंडर सेक्शन 231, उसके अलावा जैसे बैंक अकाउंट्स के रेलिवेंट होता है 151, वो देखें आगे यहाँ पे। फिर अगर आप अपने कार्ड से बाहर पेमेंट करते हैं, बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो उसके ऊपर भी 236Y का टैक्स कटता है, 236Y लिखेंगे, ये देखें वो भी आ गया। अब आपने उनको खुद से चूज़ करना है। FBR चाहता है कि अब आपको पता हो, एक तरह से आपको खुद से एजुकेट होना पड़ेगा अपने टैक्सेस के बारे में, किस हेड के अंदर कटते हैं, किस सेक्शन के अंदर कटते हैं। अगर आपको हेड और सेक्शन याद होंगे ना, फिर तो आप 2 मिनट में ये कर लेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला, इनको ऐड करेंगे, ये देखें ये रेलिवेंट हेड यहाँ पे ऐड हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम सेलफोन देखते हैं, इसके ऊपर प्लस वाला आइकन दबाएंगे, यहाँ पे आपने अपना नंबर लिख देना है, नीचे आपने बतानी है अपनी कंपनी, ऐड करना है। यहाँ पे आपने एक साल में जितना उसके ऊपर टैक्स जितना आपने लोड करवाया वो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें और उसके ऊपर एक साल में जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पे आपके सेक्शन में आ जाएगा। टैक्स क्योंकि मेरे ख्याल में 15% पे होता है तो हम इसका 15% निकाल लेते हैं। ये बन गया जी 2250 रुपये, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह से आपने ये आपका जो इंटरनेट का बिल है इसका नंबर भी आपने यहाँ पे लिख देना है, नीचे आपने लिख देना है PTCL है आपका या जो भी आपका होगा, उसको लिखने के बाद उसका भी एक साल में आपने कितना करवाया। और बाय द वे मेरी इनके ऊपर एक वीडियोस भी बनी हुई है कि आपने PTCL का विदहोल्डिंग टैक्स किस तरह से निकालना है, और अगर कोई मोबाइल कंपनी है जैज़, जोंग, यूफोन, उसका किस तरह से लेना है, उनके वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। फिर नीचे ये जो ऐड है 236Y का, यानी एक साल में आपने बाहर कितनी शॉपिंग की है अपने कार्ड से, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके ऊपर जितना टैक्स डिडक्शन होगी वो, अगर आप फाइलर हैं नॉन फाइलर, वो डिफरेंट है 5% और 10% के लिहाज से। आप देख लीजिएगा आपका जितना बनता है, आपकी उस स्टेटमेंट के ऊपर भी आ जाता है जो आप अपने बैंक से लेते हो सालाना, साल के एंड पे आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, तो वो आप देख लीजिएगा, आप जितना बने वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने देखे यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड कर दी। अब आप नोट करेंगे कि ये जो टैक्स हमने सैलरी का अगेंस्ट एंटर किया था, जब हम कंप्यूटेशन में जाएंगे तो ये काफ़ी बढ़ चुका होगा। वो इसलिए बढ़ चुका होगा कि यहाँ पे हमने ये जो नई एंट्रीज़ की हैं इसकी वजह से आपकी टैक्स डिडक्शन जो है वो बढ़ गई है। अब जितनी आपने अपनी इनकम से एक्स्ट्रा दी होगी ना, वो आपके रिफंड में शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम चलेंगे कंप्यूटेशन पे, यहाँ पे आके देखें तो ये हमारा सैलरी टैक्स था, और ये ऊपर वाला टैक्स है 9900 जो अभी हमने एंट्रीज़ की, उसकी वजह से एक्स्ट्रा आ गया, तो ये रिफंड में आ जाएगा, आप इसका रिफंड भी ले सकते हैं। ये किस तरह से लेना है नए फॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, वो मैं आपको आगे इसी साल में आपको नज़र आ जाएगी, आप देख लीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ तक अभी तक हमने अपना जो सैलरी का इनकम सोर्स उसको ऐड कर ली है, जितने भी हेड थे एक्स्ट्रा सोर्सेज के अलाउंसेस के वो सब ऐड कर लिए हैं, कंपटीशन कर ली है, विद होल्डिंग टैक्सेस ऐड कर लिए हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आप मजीद हेड भी इनकम सोर्स के ऐड कर सकते हो, यानी अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है, आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है, तो अब आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ऐड कर सकते हो। उनको ऐड करने के लिए आपने ये देखें, ये ऐड इनकम सोर्सेज का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अपनी मर्जी के हेड मजीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी फ्रॉम रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका रेलिवेंट एक या एक से ज़्यादा होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे रेलिवेंट हेड बन जाएगा। जैसे अभी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से क्लिक करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो ये देखें ये यहाँ पे अदर सोर्सेज का टैब आ गया। अब इसके अंदर रिसीट एंड डिडक्शंस पे जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे ये पिछली की तरह का ही एक फॉर्म है, बस यहाँ पे जैसे मैंने बाकी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उन्होंने सेक्शंस के अंदर रख दी है। अब आपको यहाँ से खुद से निकालना पड़ेगा, जैसे ग्राउंड रेंट है, आपका कोई बहबूद सर्टिफिकेट की इनकम है, या आपके कोई लोन है, अदर रिसीट है, तो यहाँ पे आपने उनको निकाल के खुद बाहर लेके आना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको एक ऐड करके बताता हूँ, अदर रिसीट का ऐड करेंगे तो ये देखिए अदर रिसीट ऐड होगी। यहाँ पे अब आपने टोटल इनकम बता देनी है, उसमें आपकी कितनी आई थी और उसको आपने कैलकुलेट कर देना है। अब क्या होगा, ये आपकी टोटल इनकम के साथ मिल जाएगी और इसकी वजह से आपका जो फाइनल टैक्स जो होगा ना वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी आपने नज़र रखना है। तो फिर फाइनल टैक्सेशन यहाँ पे देखें जब आप आपके कंप्यूटेशन पे, तो ये भी आप पहले से बढ़ गई है। ये देखें अब ये जो आपके रिफंड में आ रहा था अब यहाँ पे ये एडमिटेड में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक और सोर्स ऐड कर दिया। मैंने जस्ट आपको ये बताया कि आपने किस तरह से ऐड करना है, बाकी ऐड करना चाहे ना करना चाहिए आपकी मर्जी है। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनके ऊपर रिस्पेक्टिव वीडियोस आएंगी, आने वाली वीडियोस में हर एक हेड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट आपको बताना मकसूद का कि यहाँ पे आप यहाँ पे मजीद भी ऐड कर सकते हो। तरीकाकार ये है, मेरा काम आपको अच्छे से समझा दूँ इसलिए मैंने बताया। फिलहाल हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक रहे। अब हमने चलना है हमारी वेल्थ स्टेटमेंट पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेशन हम यहाँ पे सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है फाइनल वेल्थ स्टेटमेंट की, और वेल्थ स्टेटमेंट को भी काफ़ी चेंज कर दिया। ये देखें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें नई ऐड हो गई हैं। सबसे पहले हमने चलना होता है रिकन्सिलेशन पे, और यहाँ पे देखें आपको ये आपकी जितनी इनकम थी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ डाल के, वो क्योंकि नॉर्मल हेड के अंदर आती थी इसलिए वो यहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर दिए। पिछले सालों में भी ये इसी तरह से ऐड होता था 2025 में भी। तो यहाँ पे उन्होंने 3 ऐड बनाया, तो यानी अगर आपकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो तो वो इस ऐड में आ जाती है, अगर वो फाइनल टैक्सेशन में हो तो वो इसके ऐड के सामने आ जाती है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाए, यहाँ पे ना शो हो, तो आप पीछे कंप्यूटेशन से जाके उसको कॉपी करके भी यहाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों वेल्थ स्टेटमेंट में आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इस सेक्शन में देखें तो पर्सनल एसेट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस नज़र नहीं आ रहे। एक्सपेंसेस भी गायब कर दिए हैं। कहाँ गायब किए हैं चलिए अब आपको वो बताता हूँ। रिकन्सिलेशन में नीचे आए, यहाँ पे आप देखें तो ये देखें ये आ रहा है आपके एक्सपेंस के हेड। पहले क्या था, एक फॉर्म था पूरा, उसमें जिस हेड में हमने एंट्री करनी होती थी हम करते थे, बाकी ख़त्म, बाकी सारी एंट्री वैसे ही ज़ाया हो जाती थी। अब FBI ने उसको भी यहाँ पे सेपरेट हेड्स में बता दिया। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारे वही हेड हैं, इनमें 1-2 नए भी ऐड किए हैं जो पहले इकट्ठे एक हेड में होते थे, अब उनको अलग अलग कर दिया है। जैसे ये वेडिंग का अलग हो गया है, बाकी 1-2 चीज़ें भी उन्होंने सेपरेट की हैं यहाँ पे। जैसे ये फॉरेन ट्रैवलिंग आ गई, देखिए ये लोकल ट्रैवलिंग आ गई, उन्होंने सेपरेट कर दिया। पहले सिंपल एक ट्रैवलिंग होता था, अब ये 2 अलग अलग हो गए, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि जो टैक्स पेयर है वो एक साल में क्या कर रहा है। अब यहाँ पे आपके रेलिवेंट जितने हेड होंगे ना आप उनको ले लेना खुद ब खुद से। जैसे मेडिकल है, एजुकेशन है, फंक्शन गैदरिंग है, लोकल ट्रैवलिंग है आपकी, अगर रेंट का हाउस है तो रेंट भी ले लें, इवेंट गैदरिंग्स पे कितना है, या इसके अलावा आपका क्या लगता है व्हीकल मेंटेनेंस पे कितना है, वाटर सप्लाईज पे कितना है, या अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिसमें आप शुरू में क्या करते थे एक लमसम वैल्यू इसी में ऐड कर देते थे और बस बाकी सब खाने खाली छोड़ देते थे। तो FBI ने कहा जी बाकी खाने को हम क्यों बर्दाश्त करें, जो रेलिवेंट होगा हम वही लेंगे बस। तो इसलिए उन्होंने अभी ये फंक्शनिंग वाला ये जो सेपरेट सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिए, इनको हम यहाँ पे करेंगे ऐड। तो ये देखें ये यहाँ पे इसी रिकन्सिलिएशन के नीचे ही आ गया, और ये नीचे देखें तो आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है नेगेटिव अनडिक्लेयर्ड एसेट्स और एक्सपेंसेस और ओवर डिक्लेयर्ड योर इनकम। ये इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन नहीं की, अनरिकनसाइल अमाउंट ये यहाँ पे माइनस में है। जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। जैसे सबसे ऊपर हम मेडिकल में देखें तो इसमें हमने डालने 1 साल के आपके जितने एक्सपेंसेस होंगे, फिर एजुकेशन में आपके 1 साल के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फंक्शन गैदरिंग में आपने कितना 1 साल में एक्सपेंस किया, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस में कितना किया, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी हेड में आपकी जितनी भी 1 साल में होगी ना आपके एक्सपेंसेस, वो आपने 1 साल में यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ऐड अप करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें नीचे जो वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी,
और क्या कहते हैं इसको, ये ऊपर जाके ऐड अप भी होता जाएगा। ये सब ऐड हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्योंकि ऐड कर दिए अपने एक्सपेंसेस, अब बारी है हमें अपने इनकम बताने की, यानी इनकम यानी एसेट्स। और एसेट्स के लिए हम चलेंगे यहाँ पे पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में। इसमें आगे देखें तक तो आप पिछले साल से रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएंगे पिछले साल के आपके जितने भी हेड हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पड़े होंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने एक एक करके ऐड करना है। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर प्रॉपर्टी को देखें तो अब इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, अब आपको यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसको ऐड अप करना पड़ेगा। कैसे, ये देखें सबसे पहले आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी है, नीचे प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, पहले ऐड है यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप, जिसमें आपने बतानी कौन सी प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एक रेजिडेंशियल ले लेते हैं। फिर प्रॉपर्टी की सब टाइप बतानी है कि वो क्या है, पहले नहीं होता था, अभी हमने बताना है ओपन प्लाट है, फार्म हाउस है, फ्लैट है, क्या है। ठीक है, फ्लैट है, ओपन प्लाट मिसाल के तौर पर बता देते हैं। फिर कब लिया ये भी डिटेल बतानी है हमने। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इस डेट को लिया। और लैंड यूनिट क्या है, मरले में है, कनाल में है, ये भी हमने बताना है। फिर यहाँ पर हमने बताना है कितने मरले का है और उसकी एक्विजिशन कॉस्ट वैल्यू कितने का लिया है। ये आप रजिस्ट्री वैल्यू भी बता सकते हो जिसके ऊपर आपने रजिस्ट्री ली होगी, और जो करंट डीसी रेट या एफबीआई का रेट चल रहा है वो भी बता सकते हो। अगर तो रजिस्ट्री हो तो आपने रजिस्ट्री वाली अमाउंट बतानी है, वही ज़्यादा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वही होता है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब नीचे हमने बतानी है वो कहाँ पे वाक़ है, पाकिस्तान में है तो किस सूबे में है, पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे हमने वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। फिर हमने सिटी बताना है, उसके बाद उसका एड्रेस बताना है कि वो क्या है, और फिर आपने सेक्टर और मोहल्ला बताना है कि वो किस जगह पे है। ये बताने के बाद ये देखिए इसको हम कर देना सेव। ये देखिए नीचे लिखा आ गया प्रॉपर्टी एडेड, ठीक हो गया। इसको हम कर देंगे ऐड। तो ये देखिए ये यहाँ पे वो प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब आपने मजीद एंटर करनी है तो इसी तरह से प्लस वाला आइकन दबा के जो भी मजीद कोई होगी उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है। अब इसके नीचे देखें तो ये यहाँ पे आपको दो ऐड नजर आ रहे होंगे, एक है फाइनेंशियल एसेट्स नॉन बिजनेस और नीचे है मूवेबल एसेट्स। ये दोनों भी उन्होंने सेपरेट कर दिए हैं और इनके रेलिवेंट हेड जो पहले एक ही फॉर्म में होते थे उनको इन एसेट्स में छुपा दिया। फाइनेंशियल एसेट्स को खोलें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, आपके कैश इन हैंड, जितना भी सब बैंक अकाउंट्स, वो सब कुछ इसमें आ गया। अगर किसी को एडवांसेस दिए हुए हैं जो आपने इस साल रिसीव किए हुए हैं तो आप इसको खोल लेंगे। एसेट्स में आपने बता देना है हाउस होल्डर्स। इसके नीचे एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम, ये पहले बाहर होता था अभी उसको छुपा दिया। बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है तो उसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये एक बैंक अकाउंट पहले ऐड था, अब अगर आपने मजीद ऐड करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके ये आपने प्लस आइकन दबाना है। यहाँ पे आपने आईबैन लिखना है तो वो उसका टाइटल है बैंक नेम खुद ही फैच कर लेगा, बस आपने आईबैन यहाँ पे करेक्ट बताना है। ठीक हो गया, इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड का आ गया सेक्शन, ये हमने कैश इन हैंड बताया हुआ है। फिर आपने मूवेबल एसेट्स बताने हैं, भी मूवेबल एसेट्स आपके कौन कौन से अगर हैं तो उन्होंने डिक्लेयर करने। अगर पिछले सालों में आपने डिक्लेयर किए होंगे तो वो भी यहाँ पे इसी तरह से पहले से नज़र आ रहे होंगे। अगर मजीद कोई लेंगे तो उसको आपने इन एसेट्स पे क्लिक करके ऐड अप करना है। ये देखिए इस पर क्लिक किया तो ये इक्विपमेंट आ गया, एनिमल्स आ गए, मोटर व्हीकल, प्रीशियस पोजेशन, हाउस होल्ड इफेक्ट, कोई भी होगा तो वो यहाँ पे आपने लेना है और उसको ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर मोटर व्हीकल, बाइक, मोटरसाइकिल ऐड करनी है, कार ऐड करनी है, उसको ऐड करेंगे। ये इसका हेड बन गया यहाँ पे। इसको यहाँ पे आपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, फिर उसका मेक और मॉडल, मेक बताना है उसका, जैसे वो सुजुकी मिसाल के तौर पर लिख दिया, मॉडल क्या है, मेहरान है। फिर नीचे यहाँ पे हमने मॉडल बताना है, मॉडल कौन सा, हम कह देते हैं स्विफ्ट है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गई। अब हमने इसकी टोटल वैल्यू बतानी होती है यहाँ पे कि आपने कितने की ली, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी अमाउंट यहाँ पे ऐड अप हो जाएगी। बस आपने ये करना होता है कि आपकी जो फाइनल रिकन्सिलेशन होती है ना उसको आपने अपने एक्सपेंसेस और इनकम को प्लस माइनस करके उसको यहाँ पे आपने बैलेंस करना होता है। बैलेंस कर लेंगे जब तो यहाँ पे आपको ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए जैसे ये पहले था यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव दिखा रहा था, अब ये पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी अब ये ज़्यादा हो गया। ये एरर यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक आप इसको टोटली ज़ीरो नहीं कर देंगे, क्योंकि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होगी तभी आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट होगी। तो वेल्थ स्टेटमेंट को समझना भी है तो उसके लिए भी अपडेटेड वीडियो आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दी से इसके हेड, क्योंकि सेम वही है, पिछले वाले ही हैं, कैलकुलेशन भी वैसी होगी, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपने साल 2026 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन उसको फाइल करना है।